क्या 2024 के चुनाव से पहले 500 रुपए का नोट भी बंद कर दिया जाएगा? जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। और ये मेरी बात नहीं है, ये बात वहीं से निकल रही है जहां से 2000 के नोट को बंद कर दिया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि बंद ही करना था तो अभी कर देते, 2024 का क्या लेना देना है इससे। तो टेंशन आइए मत, पूरी बात विस्तार से बताएंगे कि 2000 वाली अभी क्यों बंद हो रही है और 500 वाली आगे कैसे बंद हो सकती है। एक और बात, सारे देशवासी मिलकर ये फैसला कर लें कि किस चौराहे पर बुलाना है और कौन सी सजा देनी है। ये मेरी बात नहीं है, ये बात खुद प्रधानमंत्री मोदी ने 2016 में कही थी। अभी वो बाहर गए हैं, वापस आएंगे तो उनको बता दीजिएगा। अभी हुई नोटबंदी पर बहुत जबरदस्त बातचीत करने वाला हूं। एक और बात, नोटबंदी की बात हो और दुनिया के दो महान वैज्ञानिक छूट जाएं, ये सरासर नाइंसाफी है। तो गोदी मीडिया के एक महिला और एक पुरुष लपट झंडिसों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बात कर्नाटक में नई सरकार के गठन और राहुल गांधी के भाषण की भी करेंगे, क्योंकि कर्नाटक में आज राहुल गांधी ने कुछ ऐसी बातें कही हैं जिसकी गूंज जापान तक पहुंची होगी। एक बात और आपको बतानी है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बदलने वाले हैं और 2024 में यूपी के वर्तमान मुख्यमंत्री मोदी जी को रिप्लेस करने वाले हैं। ये बात कहां से निकली है, इस पर भी विस्तार से बात करेंगे और वीडियो के अंत में बात करेंगे इनकी। ऐसा लग रहा है कि जो जानकारी सोशल मीडिया पर नहीं होती है वहां पर इनका हुर्र फुर्र चुर्र सब फेल हो जाता है, कोई काम में नहीं आता है। एक महिला ने इन पर बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। यह मामला बेहद चिंताजनक है, चौंकाने वाला है, इसीलिए इसे बड़े ध्यान से सुनिएगा, वरना कल को आप भी फंस गए तो हमसे मत कहिएगा कि बताए नहीं थे। और हाँ, पहली बार देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके घंटा बजा दीजिएगा, वही बगल में ज्वाइन का बटन भी है। जल्द से जल्द हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। देश को गोदी मीडिया के जहरीले प्रकोप से बचाने और आम आदमी की आवाज को बुलंद करने के लिए इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए हमें आर्थिक रूप से मजबूत करने का प्रयास जरूर करिएगा। एक और बात, पिछले कुछ दिनों से यूट्यूब पर हमारे वीडियोज प्रसारित नहीं हो रहे हैं। हमें नहीं पता इसके पीछे वजह क्या है। क्या कुछ लोग इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं? क्या IT सेल की हरकतों की वजह से ऐसा हो रहा है? हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, मगर हो तो रहा है। इसीलिए आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर किया करिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं कर्नाटक की। हाल ही में कर्नाटक चुनाव के बाद जो परिणाम आए हैं उसने पूरी दुनिया में नई चर्चा को हवा दे दी है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी की जो लहर थी वो अब समाप्त होने लगी है। क्योंकि कर्नाटक की जनता ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ किया है, वो भी तब जब बीजेपी ने सारे दांव खेल दिए। नफरत फैलाने, झूठ बोलने, दंगों के नाम पर डराने से लेकर धर्म के नाम पर वोट मांगने तक कोई कोर कसर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने छोड़ी नहीं। उसी के समानांतर कर्नाटक की जनता ने भी बीजेपी को हराने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। इसके साथ ही कांग्रेस को इतनी सीटें दे दी कि चाहकर भी भारतीय जनता पार्टी तोड़ न पाए, खरीद न पाए, CBI, ED और इनकम टैक्स के माध्यम से डराकर सरकार की पलटी न कर पाए। आज कर्नाटक को नया मुख्यमंत्री मिल गया। सिद्धरमैया ने CM के पद पर शपथ ली और DK शिवकुमार बने डिप्टी CM। हालांकि प्रचंड जीत के बावजूद गोदी मीडिया लगातार यह कह रहा था कि कर्नाटक में कांग्रेस बहुत बुरी तरह फंस गई है, क्योंकि DK शिवकुमार बगावत कर सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल, कौन बनेगा कर्नाटक का मुख्यमंत्री? जबकि जानकारों का मानना बहुत पहले से यह था कि मुख्यमंत्री पद के प्रथम दावेदार सिद्धरमैया ही हैं। बहरहाल आज मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह की तस्वीरें देखने लायक थी, आप भी देख सकते हैं। गोदी मीडिया ने कितना दिखाया होगा इस बात की जानकारी तो हमारे पास नहीं है, हालांकि औपचारिकता भर तो दिखाया ही होगा। मगर इस मौके पर राहुल गांधी ने जो बातें कही वो महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी ने कहा कि हमने कर्नाटक की जनता से जो 5 वादे किए हैं वो 1 से 2 घंटे की कैबिनेट की पहली बैठक में कानून बन जाएंगे। महिलाओं को 2000 रुपए प्रति माह, 200 यूनिट बिजली फ्री, 10 किलो राशन हर परिवार के सदस्य को फ्री और हर महिला को पूरे कर्नाटक में फ्री बस की सेवा। ग्रेजुएट को हर महीने 3000, डिप्लोमा होल्डर को 1500 रुपए प्रति महीना। चुनाव के दौरान कांग्रेस ने ये जो 5 वादे किए थे, राहुल गांधी का कहना है पहली कैबिनेट में 1 से 2 घंटे में ही अपना वादा पूरा कर देंगे। पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए यह माना भी जा सकता है कि कांग्रेस ये काम कर देगी, क्योंकि हिमाचल में सरकार गठन के तुरंत बाद कांग्रेस ने लगभग किए गए सारे वादे पूरे कर दिए थे। मगर चिंता की बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी कर्नाटक की जनता से कह रहे थे कि कांग्रेस झूठे वादे करती है, उनकी बातों पर भरोसा बिल्कुल मत करिएगा, वादा करके वोट ले लेंगे और बाद में कमेटी के नाम का झुंझुना थमा देंगे। तो चिंता की बात यह है कि जब पहली कैबिनेट में 1 से 2 घंटे के भीतर कांग्रेस अपना सारा वादा पूरा कर देगी तो प्रधानमंत्री दोबारा कर्नाटक की जनता से क्या कहेंगे? बहरहाल प्रधानमंत्री हैं, कुछ भी कह सकते हैं, धर्म के नाम पर वोट मांग सकते हैं सरेआम, विपक्षी नेताओं की बातों का गलत अर्थ बताते हुए बरगला सकते हैं, वो भी सरेआम। यहां तक कह सकते हैं कि कांग्रेस कर्नाटक को भारत से अलग करना चाहती है और जब हार सिर पर चढ़ती हुई दिखने लगे तो जय बजरंगबली का नारा भी लगा सकते हैं। अब पहले बात कर लेते हैं नोटबंदी की, फिर बात होगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और 2024 में कौन बनेगा प्रधानमंत्री की। 8 नवंबर 2016 की वो रात तो आपको याद ही होगी जब प्रधानमंत्री ने ऐतिहासिक ऐलान करते हुए 500 और 1000 रुपए के नोट को बंद कर दिया था। उस वक्त लंबा चौड़ा दावा किया गया था कि कालाधन खत्म हो जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, उग्रवाद खत्म हो जाएगा।
नक्सलवादों खत्म हो जाएगा। कुछ दिन बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि भाइयों बहनों, मुझे बस 50 दिन का वक्त दे दीजिए, अगर कहीं कोई मेरी गलती निकल जाए, कहीं कोई गलत इरादा निकल जाए, तो आप जिस चौराहे पर बुलाएंगे मैं वहां आने के लिए तैयार हूं। आप जो सजा तय करेंगे मैं वो सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। मगर अब तक किसी ने प्रधानमंत्री को चौराहे पर नहीं बुलाया। वो इसलिए क्योंकि किसी को पता ही नहीं चल पाया कि नोटबंदिया का जो लक्ष्य था वो पूरा हुआ कि नहीं। हालांकि पता तो सबको है, मगर बिलरिया के गले में घंटी बांधेगा कौन। लेकिन 2000 के नोट पर ये जो नया वाला बैन लगा है, अब इस सरकार ने सिद्ध कर दिया कि 2016 वाली नोटबंदी पूरी तरह से फेल थी, असफल थी। यानी कि उस वक्त की सरकार ने, खुद प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा था वो गलत साबित हुआ, उनका दावा गलत निकल गया। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, चौराहा ढूंढ लीजिए, किस चौराहे पर बुलाना है, क्योंकि दूसरी नोटबंदी ये सिद्ध करती है कि पहली वाली नोटबंदी फेल हो गई। 2024 के चुनाव से पहले 500 के नोट को कैसे बंद किया जा सकता है, उस पर आगे विशेष चर्चा करेंगे, घबराइए नहीं। और हाँ, आगे की वीडियो देखकर यदि आपको हंसी आए तो अपने रिस्क पर हंसिएगा। कहीं किसी ने देशद्रोह का मुकदमा डाल दिया तो भैया हमारी जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं है। उधर 2000 की नोट बंद हुई, इधर नोटबंदी से ज्यादा चर्चा भारत के दो प्रसिद्ध वैज्ञानिकों की होने लगी। पहला साइंटिस्ट है गोदी मीडिया का प्रमुख लपरजंडिस, नाम लेने की इच्छा नहीं हो रही है, ये साहब है। और दूसरी है महिला वैज्ञानिक, ये मैडम है। हालांकि 2000 की नोट में चिप ढूंढने के बाद इन्होंने और बड़े बड़े कारनामे किए हैं, जैसे हवा में उड़कर अर्थव्यवस्था की चर्चा करना, उसी तरह से भगवान गणेश का पता ढूंढना, महादेव का घर कहां है, गली नंबर क्या है, उसका पता लगाना, ये सारे कारनामे इन्होंने कर दिए हैं। ये वही मैडम है जो इस तरह से गिनती करके बता रही कि 120 मीटर नीचे भी अगर 2000 के नोट होंगे तो सिग्नल सीधा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जाएगा और पता चल जाएगा कि कहां कितने दिनों से कितनी नोट रखी हुई है। अब गलती से कोई ये ना पूछ ले कि कर्नाटक में जिस भाजपा विधायक के यहां से 500 और 2000 की ढेर सारी नोट पकड़ी गई थी, 8 करोड़ रुपया कैश पकड़ा गया, वहां का सिग्नल पकड़े जाने के बाद भी इनकम टैक्स को क्यों नहीं पहुंचा? कहीं ऊपर वाला सैटेलाइट तो खराब नहीं हो गया? बहरहाल सोशल मीडिया पर लोग लगातार मजाक भी बना रहे हैं। मशहूर पत्रकार रवीश कुमार लिखते हैं कि बस इतना बता दीजिए कि 2000 के नोट में जो चिप लगी थी उसका क्या करना है, निकाल कर गोदी मीडिया के मालिक को देना है या अपने पास रख लेना है? बेहतर है घर में अनाज से लेकर तसला, बेलन, पर्दा, टेबल, कुर्सी, पुराने कपड़े जो भी हैं खुद ही वापस कराइए, वरना एक दिन घर से आकर ले जाएंगे। ये मास्टर स्ट्रोक है या हिट स्ट्रोक है भाई लोग, बताइए जरा। वैसे समझने वाली बात यह है कि गोदी मीडिया के लपटझंडिसों का गजब चरित्र है। चित भी मेरी, पट भी मेरी और अंटा मेरे बाप का। बाप कौन है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। 1000 की नोट बंद करके 2000 की नोट लाए थे, तब भी मास्टर स्ट्रोक था। उसी वक्त राहुल गांधी ने पूछा था कि 1000 और 500 की नोट बंद करके 2000 की और बड़ी नोट लेकर आना, इससे कैसे भ्रष्टाचार खत्म होता है, कृपया बताइए मोदी जी। अब मोदी जी किसी के सवाल का जवाब तो देते नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि पहले बोला था कि 2000 की नोट छापने से भ्रष्टाचार खत्म होगा, अब बोल रहे हैं कि 2000 की नोट बंद करने से भ्रष्टाचार खत्म होगा। इसीलिए कहता हूं प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए। बिहार के नेता पप्पू यादव लिखते हैं कि तुगलक के मानस पुत्र कभी 2000 का नोट लाएंगे, कभी हटाएंगे। सुधीर चौधरी दी 2000 के नोट में चिपवा का क्या होगा, उस सैटेलाइट का क्या होगा जिसमें सिग्नल जाता था। ट्विटर पर किसी विवेकानंद ने लिखा है कि आतंकवाद और कालाधन वालों की कमर तोड़ने के लिए 2000 के नोट लाए थे। क्या अभी मोदी जी ने कालाधन वालों और आतंकवादियों से समझौता कर लिया? वैसे धरती वीरों से खाली नहीं है। धीरज गुप्ता ने तो 2000 की नोट फाड़ के चिप भी बाहर निकाल दिया है और पूछ रहे हैं कि मोदी जी को चिप भी वापस करना है या सिर्फ नोट वापस करना है, पहले बता दो भैया। कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने लिखा है कि देश के कुछ पत्रकारों ने बताया था 2000 के नोट में चिप लगे हैं। बेचारी सरकार ने कई साल तक चिप ढूंढने की कोशिश की, खोजबीन की, जब चिपिया नहीं मिला तो थक हार के 2000 के नोट आ सकता है। मगर सवाल यह है कि जब 30 सितंबर तक का वक्त दिया ही गया है तो इससे भ्रष्टाचार कैसे खत्म हो सकता है? जिनके पास भी काला धन होगा, जाहिर सी बात है वो बड़े बड़े आदमी होंगे, उनकी बहुत बड़ी बड़ी पहुंच होगी। 4-5 महीने में तो करोड़ों रुपए 3-5-18 करके बदले जा सकते हैं। हाँ, आम आदमी के लिए नियम है कि एक दिन में 10 नोट बदला जाएगा, ऐसा आरबीआई का कहना नहीं है। मगर धरातल पर सच्चाई यही है कि आम आदमी लाइन लगाएगा, बड़े बड़े लोगों का काम तो फोन पर हो जाएगा, खुद बैंक मैनेजर घर तक पहुंचाएगा। और इस तरह की तमाम कहानियां हमने 2016 की नोटबंदी में देखी हैं। मैं व्यक्तिगत अनुभव बताऊं तो उस वक्त में बैंक के सामने मेरे गांव के तमाम गरीब महिलाएं और बुजुर्ग कई दिनों तक लाइन लगाकर खड़े रहा करते थे और स्थानीय माफियाओं तथा नेताओं की गाड़ियां बैंक बंद होने के बाद पहुंचती थी, उनका काम चट से हो जाता था। जब मैंने बैंक मैनेजर से इसकी शिकायत की तो उसने मुझे ऑफर किया कि आपका कोई काम हो, नोट बदलवाना हो तो बताइएगा। वैसे भी आप सभी ने देखा होगा उस नोटबंदी में भी कोई बड़ा आदमी, कोई नेता नगाड़ी टाइप का आदमी, 4 पहिया वाला, गनर वाला लाइन में था क्या? हाँ, प्रधानमंत्री की माताजी लाइन में जरूर खड़ी थी। वो किस लिए खड़ी हुई थी ये आप सबको पता है। वो अपनी इच्छा से गई थी या ले जाया गया था, उनका राजनीतिक प्रयोग किया गया था, ये बताने की जरूरत नहीं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि चूंकि आने वाले महीनों में कई राज्यों के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में विपक्षी दलों को आर्थिक रूप से कमजोर करने के लिए यह कदम उठाया गया है। मगर मैं इस बात से बहुत ज्यादा सहमत नहीं हूं, क्योंकि
राजनीतिक दल कोई भी हो, जो चुनाव लड़ता है वो अच्छी खासी पहुंच वाला आदमी होता है। वो चाहे तो अपने कार्यकर्ताओं से ही 4 महीने में करोड़ों रुपया बदलवा सकता है। अब बात कर लेते हैं कि 2024 के चुनाव से पहले क्या 500 रुपए के नोट भी बंद हो सकते हैं। मैं जो कहने जा रहा हूं उसको बड़ा ध्यान से सुनिएगा। आरबीआई के अनुसार 2000 के नोटों के रूप में 1,08,000 करोड़ रुपए से ज्यादा वैल्यू के नोट चलन से बाहर हैं। यदि इसे कालाधन मानकर भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए 2000 के नोट पर पाबंदी लगाई गई है, तो फिर इसी आधार पर 500 रुपए के जो नोट हैं वो 8,13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के चलन से बाहर हैं, यानी बाजार से बाहर हैं। आप खुद कल्पना करके देखिए, यदि 1,08,000 करोड़ के लिए 2000 के नोट को बंद किया जा सकता है, तो फिर 8,13,000 करोड़ के लिए क्या 500 रुपए के नोट को बंद नहीं किया जा सकता? यहां तो 8 गुना नोट गायब है। जब सरकार ने मान लिया है कि भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए सिर्फ एक ही उपाय है, नोटिये बंद कर दो, तो फिर बिल्कुल संभव है कि 2024 के चुनाव से पहले 500 रुपए का नोट भी बंद कर दिया जाए, यदि लक्ष्य विपक्षी दलों को आर्थिक रूप से कमजोर करने का है तो। हालांकि एक इंटरव्यू में सत्यपाल मलिक ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी शाह की जोड़ी 2024 के चुनाव को जीतने के लिए, विपक्ष को कमजोर करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। यानी कि एक बात मानकर चलिए, इस सरकार के लिए नोटबंदी करना किसी खेल की तरह हो गया है। एक बार भी इस बात की चिंता नहीं की जाती कि आम जनमानस को कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है। यह जरूरी तो नहीं कि 2000 की नोट जिनके पास भी है वो काला धन ही है, वो भ्रष्टाचार का ही है। यदि किसी व्यक्ति ने 2 लाख रुपए किसी जरूरी काम के लिए रखे होंगे तो उसे 10 बार बैंक का चक्कर लगाना पड़ेगा। कितना समय बर्बाद होगा, कितनी एनर्जी बर्बाद होगी, क्या क्या होगा, इसका अंदाजा आप लोग लगाइए। देश के आम जनमानस को तकलीफों में ढकेल कर, बैंक कर्मियों को अतिरिक्त कार्य सौंप कर सरकार क्या हासिल करना चाहती है, कुछ समझ नहीं आ रहा। 2016 की नोटबंदी से ना तो भ्रष्टाचार खत्म हुआ, न काला धन खत्म हुआ, न आतंकवाद खत्म हुआ, न नक्सलवाद खत्म हुआ और न नकली नोटों का व्यापार खत्म हुआ, क्योंकि खुद सरकारी आंकड़ा बताता है कि 2000 के 15 करोड़ और 500 रुपए के 9 करोड़ के नकली नोट पकड़े गए। वैसे इस वाली नोटबंदी से एक और सवाल उठता है कि कहीं तमाम असफलताओं को छुपाने के लिए, खासकर कर्नाटक की भयंकर हार को दबाने के लिए ये वाली नोटंकी तो नहीं कर दी गई है। पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि ऑस्ट्रेलिया में जो क्वाड की मीटिंग होने वाली थी, बाकी महत्वपूर्ण देशों ने जाने से मना कर दिया, केवल प्रधानमंत्री मोदी वहां पहुंचे हैं। क्यों? उस पर कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि अदानी की जो कोल खदानें हैं ऑस्ट्रेलिया में, उसको लेकर वहां जबरदस्त विरोध चल रहा है, बड़ी मुसीबत सामने आ गई है, उसी को सुलझाने गए हैं पीएम मोदी। इस बात की पुष्टि मैं नहीं कर सकता, मगर सवाल तो उठता ही है कि क्यों गए हैं। खुद ही सोच कर देखिए, आपने किसी को मुलाकात के लिए रेस्टोरेंट में बुलाया, यदि सामने वाला नहीं आएगा, आने से मना कर देगा, तो भी क्या आप जाएंगे? वैसे पैसा अगर दूसरे का खर्च हो रहा हो तो जाने में कोई हर्ज नहीं है। अब पैसा किसका खर्च हो रहा है विदेशी यात्रा पर, यह बताने की जरूरत भी नहीं है। हाल ही में जब कर्नाटक चुनाव का प्रचार चल रहा था तो देश के वरिष्ठ पत्रकारों के बीच यह चर्चा थी कि यदि मोदी और शाह कर्नाटक में हार जाते हैं और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में निकाय चुनाव में बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करती है, तो फिर 2024 के लिए पीएम मोदी के लिए नया संकट पैदा होगा, क्योंकि पूरे देश में सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश से आती हैं और यह अंदाजा भी लगाया जा रहा है कि सबसे अधिक सीट कहीं बीजेपी को यदि मिल सकती है तो वो उत्तर प्रदेश ही है आज की स्थिति के हिसाब से। अब यह बात बेहद आसानी से समझी जा सकती है कि यदि यूपी में अच्छी खासी सीट आ गई तो क्या यूपी के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ पीएम की कुर्सी की दौड़ में शामिल नहीं होंगे? सहारनपुर के पूर्व मंत्री धर्म सिंह सैनी ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाने की बात कह दी है। यह भी कहा कि यदि आप कहें तो यहां से लखनऊ तक के लिए खून की नदियां बहा देंगे, आपके लिए खून का एक एक बूंद तैयार है। मगर आगे की बात जो है उसको जरा ध्यान से सुनिएगा। सैनी ने कहा कि हम वर्तमान मुख्यमंत्री यानी योगी आदित्यनाथ को हटाकर आपको मुख्यमंत्री बनाना नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वो देश की राजनीति करें, यानी केंद्र में बढ़िया राजनीति करें, उनकी जरूरत देश को है। धर्म सिंह सैनी ने 2022 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी छोड़कर सपा ज्वाइन कर लिया था। उनके बीजेपी में आने की चर्चा लगातार सामने आती रहती है। सवाल यह है कि यह बात उन्होंने क्यों कही? क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बदलना और योगी आदित्यनाथ को केंद्र की राजनीति में जाने की बात यूं ही निकल गई है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस तरह की बातें बोलकर वे योगी आदित्यनाथ को खुश करना चाहते हैं? तो फिर सवाल ये उठता है कि क्या श्री योगी आदित्यनाथ भी केंद्र की राजनीति में जाने की बात से खुश होंगे? यदि नहीं होंगे तो ये बात क्यों कही जा रही है? और यदि वे केंद्र की तरफ रुख करेंगे तो फिर टकराव किससे होगा? ये सबको मालूम है। राजनीतिक गलियारों में एक बात की चर्चा अब आम हो चुकी है कि यदि 2024 में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिला, जिसके आसार साफ साफ दिखने लगे हैं, बीजेपी के भीतर के लोग ही बगावत कर देंगे और पीएम मोदी तीसरी बार शपथ लेने से रह जाएंगे। बहरहाल 2024 में क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। मगर कुल मिलाकर पिछले 6 महीनों में जिस तरीके से देश का राजनीतिक परिदृश्य बदला है, उन्होंने भाजपा के लिए खतरे की घंटी नहीं बल्कि घंटा बजा दिया है। अब पहले बात कर लेते हैं इनकी और इनके तथाकथित दरबार की। मैंने अपने कई वीडियोज में चर्चा किया था कि उत्तर प्रदेश के किसी जिले से लोगों ने मुझे फोन किया और बताया कि उनके घर का कोई लड़का 25-30 साल की उम्र का लड़का बागेश्वर धाम गया था और 4-5 महीने
से गायब है। अभी वो मिल चुका कि नहीं, हमें इसके बारे में जानकारी नहीं है। अब आप अमर उजाला की इस खबर को ध्यान से देखिए। इस महिला ने आरोप लगाया है कि इनके शिक्षक पति ललन कुमार पिछले 4 महीने से धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में गए थे, लेकिन अब तक वापस नहीं आए हैं। काफी खोजबीन हो गई, लेकिन कहीं कुछ अता पता नहीं चल रहा है। इस महिला को जब पता चला कि धीरेन्द्र शास्त्री पटना आ रहे हैं, तो ये धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में पहुंच गई, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। गायब हुए शिक्षक ललन कुमार की उम्र 36 साल है और बिहार के दरभंगा के बहेड़ी प्रखंड के बघौनी गांव स्थित वार्ड 2 के निवासी हैं। इस महिला ने आरोप लगाया है कि दरबार के लोग कोई मदद नहीं करते हैं, बाबा से मिलने नहीं देते हैं। इस दरबार में इतने सारे लोग गायब हो रहे हैं, वो मिल क्यों नहीं रहे हैं? आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में बरैठा थाना में की गई रिपोर्ट के अनुसार 1 जनवरी से अब तक धीरेन्द्र के दरबार से 40 लोग गायब हो चुके हैं। कल्पना करके देखिए, 1 जनवरी से अब तक 40 लोग गायब हो चुके हैं और इनमें से 28 लोग मिल भी चुके हैं। इस महिला ने अपील की है कि मेरे सिंदूर की रक्षा करिए, क्योंकि दरबार के लोग कोई सुनवाई नहीं करते। हम 4 बार दरबार जा चुके हैं, लेकिन धीरेन्द्र से मुलाकात नहीं होती है। वैसे भी जिस धीरेन्द्र से मिलने के लिए बीजेपी के बड़े बड़े नेता, मंत्री, सांसद लाइन लगाकर खड़े होते हों, आरतियां उतारते हों, गाड़ी चलाते हों, ड्राइवर बन जाते हों, वहां आम आदमी की क्या हैसियत है? वहीं इस महिला ने बिहार सरकार के मंत्री और लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव से गुहार लगाई है कि बागेश्वर वाले बाबा के दरबार में ही लोग गायब क्यों हो रहे हैं? कृपया मेरे पति को ढूंढने में मेरी मदद करिए। 6 फरवरी को ही 10 बजे के बाद उनका फोन बंद हो गया। फोन बंद होने से पहले पति ने कहा था कि बाबा का दर्शन हो चुका है और 2 दिन में घर वापस आऊंगा। मैं हर रोज इंतजार करती हूं, वो आते नहीं है। हाल ही में एक वेब सीरीज आई थी आश्रम, आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। जिन्होंने नहीं देखा है उसको जरूर देखिए। एक और वेब सीरीज इस समय आई है, नाम है दहाड़, इसे भी जरूर देखिएगा। अब सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि जिस तथाकथित बाबा को बैठे बैठे किसी का भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ पता चल जाता है, जो मंच पर खड़ी महिलाओं के सरेआम अवैध संबंध बता देता है, जो पुरुषों का इलू इलू बता देता है, उसे यह पता क्यों नहीं चल पाता कि उसके दरबार में आए उनके भक्त कहां गायब हो जा रहे हैं? और इतने बड़े चमत्कारी के भक्तों को पुलिस से मदद मांगने की जरूरत क्यों पड़ रही है? आखिर इतने सारे लोग गायब कैसे हो जा रहे हैं? बड़ा लोचा है भाई। इन मामलों की गहनता से जांच होनी चाहिए। मगर इन सब के बाद एक सवाल और मैं पूछना चाहता हूं। इस महिला का कहना है कि इनका पति शिक्षक था। क्या एक शिक्षक जो इस तरह के लोगों को भगवान मानकर दर्शन करने जाता हो, उसे शिक्षक कहा जा सकता है? और यदि शिक्षक ऐसा होगा तो फिर उस देश के बच्चों का भविष्य कैसा होगा? वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। आगे बाबा जाने मन की बात। जप नाम जप नाम जप नाम।